थैंक यू स्मृति जी फॉर प्रोवाइडिंग मी स्टेज एंड सबसे पहले तो मैं जागरण को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये इतना अच्छा इवेंट किया। और सबसे पहले तो मैंने अभी करीब एक हफ्ते पहले ही दैनिक जागरण का एक फुल फ्रंट पे मतलब सेकंड पेज पढ़ा, जिसमें उन्होंने पूरा बता रखा है कि कैसे लोगों को अपना एनर्जी पे ट्रांजिशन करना है, क्या क्या वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जागरण की इस पहल के लिए दैनिक जागरण और जागरण ग्रुप को पूरे को बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है और उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये आज के टाइम की ना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। वैसे देखा जाए तो ESG का तो फुल फॉर्म यहाँ पे सारे लोग ही जान रहे होंगे कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ये 3 मॉडल हैं जिससे कि हम अपनी MSME को भी इस समय इंक्लूड करना चाहते हैं। इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो क्राइसिस कितनी बड़ी हो गई है कि 2050 तक हम लोग जो करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट लेके चल रहे थे, वो 2 डिग्री सेल्सियस बड़े आराम से आ जाएगा। और 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ही हम देख रहे थे कि 70 से 90% तक कोरल रीफ गायब हो जाएंगे। फिर देखा जाए कि अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द पॉपुलेशन है जो इस समय एक प्रकार से कोस्टल एरिया के नज़दीक रहती है, विद इन 100 किलोमीटर रेंज ऑफ कोस्टल एरिया। तो सबसे पहले तो उनके डिस्प्लेसमेंट की दिक्कत आएगी कि वो उनको कहाँ डिस्प्लेस किया जाए, बिकॉज हम देख रहे हैं कि मोस्टली जितना भी पॉपुलेशन है ग्रो करता जा रहा है कोस्टल एरिया के अराउंड। ठीक है। फिर सबसे दूसरी चीज़ देखी जाए, आपको देखा कि 2019 में एक UN का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें करीब 11,000 साइंटिस्ट ने मिलके एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को एज आ क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित किया। तो आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी कब देते हैं हम कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा लेवल पे जाके ग्रो हो चुकी है। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखा जाए तो हम लोग अभी इस समय देख रहे होंगे कि कहीं पे हीट वेव आ रही है और यहीं हमारे राजस्थान में आपके बर्फबारी हो जा रही है। और कहीं देख रहे हैं हम लोग एक प्रकार से ड्रॉट है और कहीं पे बाढ़ आ जा रही है। तो बेसिकली हमें ये देखना कि हम इन्वायरमेंटल के साथ में कर क्या रहे हैं, ये क्यों इतना ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट होता जा रहा है। अभी मैंने एक जगह पे पढ़ा कि पिछले 22 सालों से वेस्ट अमेरिका साइड में करीब 1200 साल पुराना मतलब 22 साल से ड्रॉट है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है वहाँ। तो आप समझ सकते हो कितनी क्राइसिस होती जा रही है। और इस समय देखा जाए तो करीब अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाटर स्कैरसिटी जोन में आ गई है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा चेन्नई को तो एक प्रकार से मतलब एक बिल्कुल सूखा घोषित कर दिया गया है, वहाँ पे पानी ही नहीं है। तो बेसिकली जीवन के जीने के कुछ अस्तित्व होते हैं, उनमें एक वायु होती है, फिर पानी होता है और खाना होता है। तो हम एक प्रकार से देखते जा रहे हैं कि हमने सारे के सारे एस्पेक्ट जितने भी हैं वो सबको किसी न किसी तरीके से एक बहुत बड़े एक्सटेंट तक पॉल्यूट कर दिया। ठीक है। और वो किस में कर दिया, जस्ट हमारी एक भूख है कंजम्पशन की, कि कोई चीज़ अगर हमें दिख गई तो उसको हमें ख़त्म कर देना है। मतलब मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि लोग बाग रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं जैसे मतलब इनका मतलब एक प्रकार से ये आते ही रहेंगे, जबकि ऐसा तो है नहीं। अभी इस समय देखा जाए कि 90% ऑफ द डिज़ास्टर जो है वो कॉज हो रहे हैं केवल क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इसकी वजह से आपको $520 बिलियन एनुअली इम्पैक्ट पड़ रहा है। पूरा देखा जाए इन ऑल टोटल उसमें तो $520 बिलियन इस समय खर्च कर रही है सरकार पूरे विश्व की मिलके इनसे फाइट करने के लिए। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 3.6 बिलियन पीपल हैं जो एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज वल्नरेबल एरियाज़ में रह रहे हैं। क्यों हम लोग मतलब देखते जा रहे हैं कि एक प्लानेट अगर हम 1881 से बात करें और अभी तक की, तो 1881 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुआ करती थी 120 बिलियन, करीब 120 करोड़ लोग हुआ करते थे पूरी दुनिया में। आज वही पॉपुलेशन हो गई है अप्रॉक्सीमेटली 800+ बिलियन। मैं मान के चलता हूँ कि 850 तक पहुँच गई होगी। और उसको ही देखा जाए तो 7 टाइम्स का चेंज आया पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। और वहीं पे हम देखें कि हमारे इमिशंस या हमारा पॉल्यूशन लेवल अगर जज किया जाए तो एक प्रकार से उस टाइम पे करीब 60 मिलियन टन ऑफ GHG का इमिशंस होता था अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि बढ़ के इस समय 50 बिलियन ऑफ टन हो गया है, मतलब मिलियन से बिलियन पे आ गए हम। ठीक है।
120 करोड़ जनता, 60 मिलियन टन ऑफ जीएसजी, 850 करोड़ जनता, इस समय 50 बिलियन टन ऑफ जीएसजी एमिशन। सो बेसिकली एक सबसे बड़ा फैक्टर देखा जाए, 7 गुना चेंज में 1000 गुना पॉल्यूशन का चेंज आ गया। तो अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो भाई हमने प्री इंडस्ट्रियल लेवल देखा और एक ये इंडस्ट्रियल लेवल आया। तो इंडस्ट्रियल लेवल में 2 फैक्टर्स हैं जिनको मतलब एक को तो जागरण ग्रुप बहुत अच्छा एड्रेस कर रहा है, बाकी सारे लोग काम कर रहे हैं केवल इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन जागरण ग्रुप ने जो एक पहली पहल की ना लोगों के ऊपर, क्योंकि भाई एक इन्फॉर्म कंजम्पशन भी तो बहुत ज़रूरी है ना, कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी कितनी अवेलेबिलिटी है, ये हर किसी को पता होनी चाहिए। अगर हम आज सपोज कर लीजिए हमारे पास में ग्राउंड वाटर तो एक डेफिनेट नंबर में ही है ना, तो अगर हम ग्राउंड वाटर आज ही निकाल लेंगे तो कल हमारे बच्चे और बाकी फ्यूचर क्या करेगा? तो हमें एक इन्फॉर्म्ड कंजम्पशन के ऊपर भी काम करना है। तो प्रोडक्शन तो है ही एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। मैं देख रहा था अराउंड द वर्ल्ड टोटल जीएसजी एमिशंस हो रहे हैं, उसमें 21% ऑफ द इंडस्ट्री का एक पॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो बाकी आपका 79% कहाँ से आ रहा है? वो तो लोग ही क्रिएट कर रहे हैं ना। तो लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अगर हम एक प्रकार से जाएं तो ESG इज़ नॉट ओनली मैंडेटरी फॉर द इंडस्ट्री, इट मस्ट बी मैंडेटरी फॉर द पीपल ऑल्सो, कि भाई लोगों को भी हम इसके बारे में जागृत करें कि हमें अपने एनवायरनमेंट के, बेसिकली देखा जाए तो रहना तो इस एनवायरनमेंट में सबको ही है ना। कोई भी कितना भी कैसा भी पैसा कमा ले, ठीक है, कितनी भी पावर क्रिएट कर ले, ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरी तो गैस नहीं लेने लगेगा वो, ये तो पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। और लेना सबको एटमॉस्फेयर में बाहर ही आके रहना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो हो सकता है हम बंकर में शिफ्ट हो जाए और वहाँ पे एयर प्यूरीफायर लगा लें, जैसे कि अभी हम लोगों ने कोरोना में देखा होगा। कोरोना ने इंसान को बताया कि वो कितना लाचार और कमज़ोर है, कि हमें पूरा वर्ल्ड को हॉल्ट पे लेके आ गए हम। क्यों लेके आ गए? बस एक छोटा सा वायरस जो दिख भी नहीं रहा था किसी को। लेकिन अभी हम जो डिज़ास्टर कॉज करते जा रहे हैं ना डे बाई डे, ब्रिक बाई ब्रिक, वो उससे देखिए आप एक प्रकार से अंटार्कटिक का कई सारे जंगल ना ऊपर आ गए उभर के, वहाँ की बर्फ़ पिघल गई, तो वो कई सारे जंगल मतलब वहाँ पे आप देखेंगे फ्लोरा फौना सामने आने लग गया। तो इसका असर ना फ्यूचर में डिजीज़ के ऊपर पड़ने वाला है, कि वहीं से कई सारे वायरस थे या फिर कई सारे ऐसी मतलब आप समझो कुछ भी ऐसे जीव जंतु हो सकते हैं जो वहाँ पे काफ़ी समय तक दबे हुए थे, अब वो एक्सपोज हो गए हैं, तो दे आर गोइंग टू कॉज अ सीवियर प्रॉब्लम फॉर अस। सो बेसिकली क्या है कि हमें ना अपने कलेक्टिव एफर्ट्स को ध्यान में देते हुए बाकी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, अभी इस समय देखा जाए तो वर्ल्ड ना 3 टाइप की प्रॉब्लम से, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस बोलते हैं इसको, 3 प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, दूसरी आपकी आती है पॉल्यूशन, और तीसरी आती है बायोडाइवर्सिटी। सो बेसिकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्लाइमेट चेंज से आपकी बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है और पॉल्यूशन से आपका क्लाइमेट चेंज कॉज हो रहा है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन ना केवल इंडस्ट्री फैलाती है, सारे के सारे जितने भी हम इंसान हैं सब लोग मिलके फैला रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो यूटिलिटी है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ प्रॉब्लम, कि भाई हम सारे लोग सबके सामने अभी एक एक बोतल रखी हुई है और ये बोतल का कहाँ डिस्पोजल होगा किसी को नहीं पता। और ये वैसे तो बोतल जब तक पानी में रखी है के साथ में हमारे लिए यूटिलिटी, हमारी प्यास बुझाएगी, लेकिन जब ये खाली हो जाएगी उसके बाद हम इसका क्या कर रहे हैं, यही हमारी प्रॉब्लम का रूट कॉज है। सो बेसिकली भारत ने एक प्रकार से देखा जाए ना विश्व को कई सारा ज्ञान दिया, इसीलिए हम विश्व गुरु बोले जाते थे। सो नाउ टाइम है कि हम लोगों को ना बेसिकली ESG पे नहीं, इन्वायरमेंटल सोशल पे ज्ञान देना चाहिए। गवर्नेंस तो अपने आप आ जाएगी। गवर्नेंस तो तब रहेगी ना जब लोग रहेंगे। सो लोग ही नहीं रहें तो हम क्या करेंगे उसका गवर्नेंस का? सरकारें भी तो लोग ही चुनते हैं ना, बेसिकली आप हम सब लोग मिलकर ही चुन रहे हैं सरकार। और अगर हमारे पास लोग ही नहीं होंगे तो सरकार किसको चुनेंगे? सरकार ही नहीं होगी, लोग ही नहीं होंगे, सरकार का क्या मतलब बनता है? सो बेसिकली देखा जाए कि प्रॉब्लम ग्रो कर रही है डे बाय डे, पर डे, मतलब एक प्रकार से देखा जाए हमारे लिए एक नया दिक्कत खड़ी हो जा रही है। फिर देखिए कई सारे ग्रुप बने और कई सारा काफ़ी लोगों ने काम किया इस पर। ठीक है, मैं देख रहा था कि 60 की एज में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं बेसिकली।
60 साल की उम्र हमारी हो रही होती है तो हम लोग रिटायरमेंट पे फोकस करने लगते हैं। लेकिन मेरे को जो ये जीवन में बदलाव आया वो 65 ईयर के एक ओल्ड पर्सन की वजह से आया। 65 साल की उम्र में वो इंसान बाइक पे कई सारे कंट्रीज़ की यात्रा पे निकला और उनका नाम था सदगुरु जी। तो करीब 2 साल पहले मैं ऐसे ही 15 अगस्त को ना एक उनका वो देख रहा था, क्या कहते हैं, वीडियो, जो उन्होंने लोगों के साथ में अपील की थी सेफ सॉइल को लेके कि भाई ये सॉइल है, सॉइल कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है हम लोगों के जीवन में, और इसको कैसे क्या कहते हैं, कहाँ डिग्रेडेशन हो रहा है और कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। सो बेसिकली वो 65 साल के 65 साल के जो बुज़ुर्ग हैं माननीय सदगुरु जी, उन सदगुरु जी ने पूरे वर्ल्ड को बताया कि भाई देखिए आप कितनी बड़ी क्राइसिस क्रिएट करते जा रहे हैं। 2050 तक 90% ऑफ द सैंड यूजलेस हो जाएगी। क्यों भाई, हम लोग इतना ज़्यादा उसमें एक प्रकार से फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, क्या क्या नहीं डाल रहे हैं जस्ट टू गेट द फूड, ठीक है। और बेसिकली देखा जाए तो फूड तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड डिमांड भी ग्रो करेगी और हमारी सेंट्स डिग्रेड हो रही है। सो बेसिकली एक एस्पेक्ट पे काम नहीं हो रहा है, क्राइसिस केवल एक एस्पेक्ट पे नहीं आ रही है, ये जाके आगे हमारे क्या कहते हैं, सांस लेने, पानी पीने, खाना, तीनों को जाके इम्पेक्ट करने वाली है। और विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन हमें तो फोकस करना है कि कैसे लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सकते हैं, कैसे हम लोगों को पानी सही मुहैया करा सकते हैं, कैसे हम लोगों को उनके जीवन बचा सकते हैं। आप देखेंगे कि एक प्रकार से करीब बहुत छोटा सा नंबर है, पूरे वर्ल्ड ने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हेल्थ पे $4.5 ट्रिलियन खर्च किया अराउंड द वर्ल्ड, और हमने $7 ट्रिलियन की क्या दी, सब्सिडी फॉसिल्स फ्यूज के लिए। रिक्वायरमेंट क्या है, एक प्रकार से एनर्जी ट्रांजिशन के लिए $4 ट्रिलियन की। सो बेसिकली एक प्रकार से देखा जाए बजटरी एक्सपेंडिचर देखें तो करीब $11.5 ट्रिलियन के पड़ रहे हैं एनुअली अराउंड द वर्ल्ड, और रिक्वायरमेंट केवल $4 ट्रिलियन की है। तो यार ये खर्चे यहाँ के रोक के प्रॉपरली हमें क्या करने चाहिए, माइग्रेट करनी चाहिए, सो दैट हमारा एक जो एक्सपेंडिचर है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हेल्थ क्राइसिस पे, उनको हम लोग प्रॉपरली कवर कर पाएँ, ठीक है। आप देखें कि अब आते हैं कि ESG का MSME में क्या रोल है। इस देश के अंदर 6.3 करोड़ MSME है, जो जिनमें से करीब 2 करोड़ तो हमारे उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गई हैं। एक प्रकार से देखा जाए भारत का सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन वाला सेगमेंट है, मतलब अभी तो केवल 2 करोड़ हुई तो हम 13 करोड़ एम्प्लॉयज़ को रजिस्टर्ड किए हुए हैं अपने पोर्टल पे। सपोज़ करिए जब सारी हम लेके आ जाएंगे तो नंबर इज़ गोइंग टू बी ह्यूज, ठीक है। बेसिकली कुछ टाइम बाद तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन केवल MSME में हो रहा है। तो जब जितना ज़्यादा जॉब क्रिएशन है या जितना ज़्यादा प्रोडक्शन है, उसमें पर्टिकुलरली देखा जाए तो पॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा क्रिएट हो रहा होगा। बेसिक जब ह्यूमन एक्टिविटी पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है तो एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो कर ही रही होगी। और देखा जाए जैसे जैसे ग्रोइंग कंसर्न हो रहा है ओवर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आप देखिएगा CBAM आ गया आपका यूरोप में, ठीक है। ये अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करके उन्होंने एक टैक्सेशन फ्रेमवर्क लगाया है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा आप कार्बन एमिट करके जा रहे हो उतना ही ज़्यादा वो जाके आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, ठीक है। सो बेसिकली अराउंड द वर्ल्ड सारी MSME के नॉट ओनली MSME जितनी भी इंडस्ट्री है उनके ऊपर फोकस है कि वो अपना कम से कम इमिशंस करें या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बने, सो दैट वो कम से कम दे कैन रिमेन अ competitive advantage in a global scenario. So basically देखा जाए कि एक प्रकार से ESG का जो भी है उसमें सबसे प्राइम फोकस ना सब लोगों ने एनवायरनमेंट पे ही दे रखा है कि आप एनवायरनमेंट पे क्या डैमेज पहुंचा रहे हो, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है इसका। तो जैसे देखा जाए कि भारत ने ना सबसे पहले ग्राम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था माननीय श्री कृष्ण जी ने दिया हुआ था। श्री कृष्ण जी ने एक सोसाइटी के सिविलाइजेशन का पहला स्टेप पार किया जब लोग सोसाइटी में रहना चालू किए, उनमें सबसे पहली थी ग्राम व्यवस्था। और उस ग्राम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कितना सस्टेनेबल था आप उसी चीज़ से इमेजिन कीजिए कि पहले हर चीज़ हमें मिट्टी से मिलती थी और हमारे द्वारा उत्सर्जित हर चीज़ मिट्टी में मिल जाती थी, चाहे वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इंसान की, रोटी, कपड़ा, मकान। तो आप देखें रोटी खाना इंसानों को सबको ज़मीन से मिल रहा है। गाँवों में सारे लोगों के घर ना मिट्टी के बने हुए थे।
आपका कपड़ा था ना वो कपास से बन के आ रहा था, सूती कपड़ा पहनते थे लोग बाग पहले, या फिर बाकी रिक्वायरमेंट थी वो जूट वगैरह से कंप्लीट हो रही थी, तो वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने अब ऐसी चीज़ों का निर्माण चालू किया जो मिट्टी में नहीं मिल रही हैं। सो हमें बेसिकली फोकस करना है ऐसी चीज़ों के निर्माण पे जो आपका लास्ट में उनकी जो भी डेस्टिनी हो ना वो मिट्टी में हो, कि हमने कुछ भी बनाया वो जाके मिट्टी में मिल गया, तब तो वो प्रॉब्लम क्रिएशन का पार्ट नहीं रहेगा। अदरवाइज डे बाय डे हम लोग प्रॉब्लम्स में एक चीज़ का एडिशन करते जा रहे हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी बातों को थोड़ा विराम देना चाहूँगा और आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप टाइमली अपनी ESG रिपोर्टिंग, कैलकुलेशन, इन सब पे फोकस करें, क्योंकि भाई यही चीज़ है आपको रिमेन कम्पिटिटिव रखेगी विद द करेंट क्राइसिस ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड। सो और मैं फिर से भरत गुप्ता जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा और उनकी टीम को फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ गुड इवेंट, एंड थैंक यू वेरी मच। पीयूष जी, आपका हृदय से आभार और इस विषय पर अपना पूरा ज्ञान हमारे साथ कुछ शब्दों में शेयर करने के लिए एक बार फिर आपके हम आभारी हैं। और मैं अब बुलाऊंगी मंच पर दिव्या सिंह जी को, CRO जागरण न्यू मीडिया, टू फेलिसिटेट मिस्टर पीयूष मिश्रा। Let us all put our hands together for that extremely engaging words by Mr. Mishra.